ये जो ब्लेसिंग फाउंडेशन है बेसिकली क्या काम करती है? अनफॉर्चून जो लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, जो अनप्रिविलेज लोग हैं, उनकी हेल्प कर सके। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म दिया, एस्टेब्लिश किया ब्लेसिंग फाउंडेशन इंटरनेशनल के नाम। IQ लेवल जब नहीं होगा तो विजन भी ब्रॉड नहीं होगा, विजन नहीं होगा तो जनाब मुल्क तरक्की नहीं करेंगे। बेहतरी कहाँ से आ सकती है? सिविक सेंस तो मेरे अंदर से आएगा, मुझे कोई टीच तो नहीं करेगा कि अगर मैंने कोई चीज खा के पानी की बोतल पी के मैंने यूं फेंकना या मैंने डस्टबिन में डालना। और IQ लेवल के लिए क्या करना चाहिए? बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे तो एक बच्चा जब बड़ा होगा तो उसका IQ लेवल अच्छा होगा। ये DNA का फॉल्ट होता है कि एजुकेशन नहीं है, इस वजह से हो रहा है। सिंध के दूसरे इलाकों में, रूरल एरियाज में IQ लेवल लो है। आप बच्चों को प्रॉपर विटामिन, न्यूट्रिशन की नीड पे न देंगे, ब्रेन की जो ग्रोथ है वो कम हो जाए। इंडिया पाकिस्तान का जो तनाज़ा हुआ, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों का इमेज बहुत अच्छा हुआ है। इंडिया का मुंह तोड़ जवाब है। आई सैल्यूट पाकिस्तानी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सना गौरी आपके सामने मौजूद है VOS के प्लेटफॉर्म से। और प्रोग्राम है बैठक। नए नए लोग और ऐसे लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं जो कि ऐसी मल्टीटास्किंग लोग हैं कि जिनके बारे में अगर मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाऊं कि जनाब क्या कुछ बताया जाए तो वो लफ्ज़ मेरे पास कम पड़ते हैं। ये VOS की एक खासियत है कि वो हीरे चुन के पूरी दुनिया से आपके सामने लेके आते हैं कि जो आके ही पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तानी होने पे फख्र करते हैं और पूरी दुनिया पे पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर खलील मेमन साहब। आप ब्लेसिंग फाउंडेशन के चेयरमैन हैं शिकागो अमेरिका में, और साथ साथ आप एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ किया। पाकिस्तान में इस वक्त भी बाहर रहते हुए भी काम कर रहे हैं और बाहर भी जो भी सहूलियात पाकिस्तान के लिए हो सकती हैं उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं ये जानते हैं। डॉक्टर खलील मेमन साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर खलील मेमन साहब, जैसा कि मैंने कहा कि आप इस वक्त बाहर मुल्क में रहते हुए भी पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं और वहाँ पे आप एक NPO के जो है वो चेयरमैन हैं। अगर जिन लोगों को NPO के हवाले से पता हो तो NPO का नाम लेना ही बहुत मुश्किल बात होती है, और फिर एक ऐसा पाकिस्तानी जिसके साथ जो है वो वहाँ जाके 30 ईयर्स से रह रहा हो, ये जर्नी कैसे शुरू हुई हम जानना चाहेंगे। जी, मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन डॉक्टर। हम लोग रहते वहाँ हैं लेकिन हमारा दिल जो धड़कता है पाकिस्तान के। अभी भी हम अपने आप को पाकिस्तानी अमेरिकन कहलाते हैं। पहले लफ्ज़ पाकिस्तान का आता है, फिर अमेरिका का आता है। तो इसलिए हमारी जो दिल है, हमारा जो जहन है, हमारी जो हर चीज़ है वो पाकिस्तान से इतनी अटैच है कि आप सोच नहीं सकते। जर्नी शुरू की चाणका मेडिकल सक्खर में, ओरिजिनली सक्खर से। वहाँ प्राइमरी पढ़े, सेकेंडरी की चाणका मेडिकल कॉलेज लाड़काना से MBBS किया। उसके बाद कराची में आके MBBS कौन सी आपने ईयर में किया? 1983 में मैंने MBBS किया। फिर 88 में मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की। फिर मुख्तलिफ पोजीशन पे रह के आखिरी जो मेरी पोजीशन थी वो थी वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था, फैमिली हेल्थ प्रोजेक्ट। उसका मैं डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिली। फिर मैं अमेरिका चला गया, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाके मैंने मास्टर की पब्लिक हेल्थ में। फिर उसके बाद वहाँ की ज़िंदगी रह गई, वहीं का रह गए और वहीं पे। अच्छा, ये जो ब्लेसिंग फाउंडेशन है बेसिकली क्या काम करती है? और जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि जो लोग NPO के तस्वुर को जानते होंगे, स्ट्रक्चर को, तो NPO का नाम लेना भी बहुत बड़ा मसला है। तो ये किस तरह से सफर? वेल, हुआ ये कि 2007 में मैंने शादी की वहाँ पे अमेरिका में। तो शादी में मुझे जो भी गिफ्ट्स मिले एंड जो भी मुझे चीज़ें मिली, तो मैंने और मेरी बीवी ने बैठ के सोचा कि हम तो फॉर्चून हैं ही, क्यों ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो अनफॉर्चून जो लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, जो अनप्रिविलेज लोग हैं, उनकी हेल्प कर सकें। तो इसलिए हमने वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म दिया और उसको इस्टेब्लिश किया ब्लेसिंग फाउंडेशन इंटरनेशनल के नाम से। तो सारी चीज़ें जो गिफ्ट हमें मिली अपनी शादी की वो उस फाउंडेशन में डाली और उसी से फिर हमने इस फाउंडेशन का सफ़र शुरू किया।
माशाल्लाह आज भी हम सिंध में बहुत ही ब्लेसिंग फाउंडेशन की बसत लोगों की हेल्प आउट करते हैं। सक्खर में एक स्वीट होम है जो ऑर्फन सेंटर है, वहाँ पे हमारा बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। और डिफरेंट तो सक्खर के शहर में, क्योंकि मैं बेसिकली सक्खर का हूँ तो मैं सक्खर बहुत जा चुकी हूँ। हाँ, तो वहाँ पे ज़्यादा मुझे वो होती है कि वहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ। तो वहाँ पे फिर मैंने जब आज से 88 में मैंने वहाँ पे एक सक्खर ब्लड ड्रग डोनेटिंग सोसाइटी का बुनियाद डाला। जब मैं मेडिकल के फाइनल ईयर में था और सक्खर में मैं आके मेडिकल डॉक्टर बना, तो मैंने देखा कि जो हॉस्पिटल्स में लोग हैं ना, उनको जो ब्लड दिया जाता था उस वक्त, एक तो स्क्रीन ब्लड नहीं होता था, उसमें हेपेटाइटिस, डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ की होती थी। दूसरा जो ड्रगी और जो लोग होते थे ना, वो अपना ब्लड बेचते थे। तो ये देख के और उस ब्लड को जब लोगों की नीड ब्लड के ज़रिए जाती थी, तो जब उनको ब्लड दिया जाता था तो उनसे उनको और बीमारियां होती थी। इंस्टेड ऑफ के उनको कोई रिलीफ मिले, लेकिन और ज़्यादा वो अपने इश्यूज़ में, उन बीमारियों में मुब्तला हो जाते थे। तो मैंने बैठ के एक दिन सोचा कि क्यों ना यार ऐसी मुहिम चलाई जाए, ऐसी आगाही शुरू की जाए जिससे लोगों को ये हो कि वो अपना ब्लड अपने लव वन को दे, अपना ब्लड लोगों को दे। देखो ना, डोनेशन, ब्लड डोनेशन भी एक सदका जान का है। ब्लड डोनेशन आपकी ज़कात है आपकी बॉडी की। तो लोग इस चीज़ों को नहीं समझते थे उस वक्त। लोग ये समझते कि हम जाके बाहर से ब्लड खरीद कर वो दें। जब हम लोगों ने आगाही शुरू की और जब पहली ऑर्गेनाइजेशन की मैंने बुनियाद रखी, तो पहले मैंने अपना ब्लड दिया कि लोगों को दिखाऊं कि जो चेयरमैन है फर्स्ट वो ब्लड दे रहा है। तो फिर आस्ते आस्ते पहले 10 मेंबर बने, फिर 50 वॉलंटियर डोनर बने। आज अल्लाह के फजल से हमारे पास 50,000 वॉलंटियर डोनर हैं जो आके रेगुलर बेसिस पे हमें ब्लड देते हैं और लोगों को बगैर किसी पहचान के, बगैर किसी जान के वो आते हैं, अपना ब्लड हर 3 महीने के बाद डोनेट करके जाते हैं। लेकिन उस ब्लड से हम थैलेसीमिया सेंटर, जिस थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, आप तो जानती होंगी कि, लेकिन उस लोगों को पहले थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड मिलता ही नहीं था। इस वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन से सक्खर में हमारे पास अभी भी 800 बच्चे थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं। ये आपका जो ब्लड बैंक का काम है, ये भी ब्लेसिंग इंटरनेशनल फाउंडेशन के तो? हाँ, ये उनके साथ कोलैबोरेशन पे हो रहा है। वरना यहाँ पे किस नाम से आप ये काम कर रहे हैं? यहाँ सक्खर ब्लड ड्रग डोनेटिंग सोसाइटी है। अच्छा, ठीक है। वो उनसे कोलैबोरेशन है। अभी भी सिंध गवर्नमेंट ने माशाल्लाह, हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज से 8 साल पहले मुझे एक प्रोजेक्ट दिया जिसका नाम था रीजनल ब्लड सेंटर। ठीक है। उससे हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में वो गवर्नमेंट से लिया और आज 7 डिस्ट्रिक्ट में फ्री ऑफ कास्ट वेरी हाई क्वालिटी स्क्रीन ब्लड लोगों को फ्री में दिया जाता है। मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये कि आप इंटरनेशनल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ इंटरनेशनल आ रहा है, फिर आपने NPO, तो अमेरिका में इस चीज़ का कितना एक्सेप्ट किया जाता है इस चीज़ को कि वहाँ पे NPO काम कर रही हो? वहाँ पे किस तरह से काम होता है कि वहाँ के अपने लोगों को, लोकल लोगों को भी सपोर्ट होती है उससे? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि देखो ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं वहाँ 501c। अच्छा, ओके। वहाँ की उसकी सिस्टम में वो रजिस्टर्ड होती है, उसकी फिर टैक्स एग्जम्पशंस होती हैं, जो भी उसमें डोनेशन आता है उसकी ऑडिट होती है और उस हर साल उसकी ऑडिट होती है, हर साल उसके टैक्स रिटर्न भरे जाते हैं। फिर दोस्त जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारे देखते हैं काम, फिर वहाँ भी जो हमारी कम्युनिटी में है या वहाँ भी जो लोग डिजर्विंग लोग हैं, अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, वहाँ भी ऐसे नहीं है कि वहाँ हर बंदा खुश है। मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि अमूमन पाकिस्तान में ख्याल किया जाता है जो अमेरिका की दहलीज पे पहुँच गया या वहाँ पे जो पैदा हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके साथ कोई इशूज़ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो लोगों की कहानियाँ, ये तो देखो ना, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं, लोगों तो उस मूवी से परसेप्शन लेते हैं ना कि मूवी में देखा कि हर चीज़ अच्छे बड़े बड़े घर हैं, आपने देखा कि हर बंदा ठीक ठाक है, बहुत सारी अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ भी पॉवर्टी है, वहाँ भी इन्फ्लेशन है, वहाँ भी गुर्बत है। ये नहीं है कि वहाँ सब गुड है।
वहाँ भी गुर्बत है, वहाँ लोग आप देखेंगे वहाँ भी भिखारी हैं, लेकिन उनका भिखारियों का वहाँ पे मांगने का तरीका डिफरेंट है। वो आपको बोलेंगे डू यू हैव एनी चेंज प्लीज। तो ये है, वहाँ भी गुर्बत है, यहाँ भी गुर्बत है, तो वहाँ भी गुर्बत है। मतलब साहब ही मेरे जहन में, जब मैं भी बाहर ट्रैवल करती हूँ तो एक बात जहन में आती है, आप वहाँ रहते हैं 30 ईयर से आप बाहर हैं, जब यहाँ पे आपके स्पेशली आपने सखर में काम शुरू किया, ह्यूज डिफरेंस मतलब आपके तरफ आता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट से लेके एक आम आदमी की सोच बदलना ही सबसे बड़ा काम है। तो आपने पहला कदम किस तरह से रखा? आप ये समझते हैं आपने जैसे अपनी कहानी सुनाई कि मैंने सोचा और ये हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। नहीं। आपके साथ बहुत सारे इश्यूज हुए होंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपको चाहिए होगी, आपको लोगों को अवेयर करना भी पड़ा होगा। तो ये आपने किस तरह से ये कदम उठाया? डेफिनेटली देखो ना, चेंज है ना, चेंज है, कल्चर चेंज है, कल्चर चेंज है, एडॉप्शन है, दो चीज़ें हैं। एक तो कल्चरल चेंज है, एक है एडॉप्शन का, कोई चीज़ नहीं आप ले आए और उस लोगों को एक लोग एक्सेप्ट करें, दूसरा उसको एडॉप्ट करें। ये देखो ना, बड़ी चैलेंजेस थी उस वक्त की, बड़ी माफिया बैठी हुई है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी इस दौर में भी लाड़काना में मैंने ब्लड बैंक शुरू किया। वहाँ पे भी काम कर रहे हैं? हाँ, लाड़काना में भी। लाड़काना में, क्योंकि वो मेरा मदर इंस्टीट्यूट है, चांदगा मेडिकल कॉलेज, तो मैं वहाँ भी काम कर रहा हूँ। तो वहाँ मुझे एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग लेने में इतनी हिंड्रेंस आई, इतनी माफिया स्ट्रांग वहाँ ब्लड का जो बेचती है ब्लड ना, बेसिकली उनका तो बिजनेस है, वो बेच के लोगों से पैसे लेती है। जब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देना शुरू किया गवर्नमेंट के वसत से और हेल्थ डिपार्टमेंट की सपोर्ट से, तो लोग उस चीज़ को, माफिया को तो पता नहीं, आपको तो पता है यहाँ कितनी कितनी बड़ी माफियाज हैं। तो बड़ी चैलेंजेस आई, बड़ी हिंड्रेंस आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा नेटवर्क अच्छा है लोगों के साथ। देखो ना, आप काम करेंगे, लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, आपके यू नो वर्ड्स इज लाउडर देन एक्शंस, सो एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स, ईदर बोथ वे। ये एक्शन जो आप कर रहे हैं, जो आउटकम दे रहे हैं, वो खुद बोलता है, वो खुद दिखाता है कि मैं क्या हो रहा है। हम चूँकि डेली बेसिस पे करंट अफेयर शो करते हैं, स्पेशली कराची और सिंध के मसाइल के बारे में बात करते हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली मैं सिंध की बात करूं, तो ले दे के जो है वो एक पार्टी पे आके बात होती है कि शायद यहाँ एक पार्टी जो है वो सिंध के तमाम मसाइल की जिम्मेदार है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, पीपल्स पार्टी, उसका हम देखें तो हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसे काम हुए हैं, और बाकी मैं कहती हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बाकी हम कहते हैं कि जी बाहर से लोग भी आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए, और आप भी उसकी मिसाल है कि आपको प्लेटफॉर्म मिला तो आपने काम किया, आया आपको नहीं मिलता तो नहीं आता, अगर मुझे इनकरेज नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। अब आप पर्सनली किस तरह से देखते हैं इस मामले को कि पीपल्स पार्टी की मैं स्पेशली बात करूँ तो सिंध में रहते हुए सिर्फ हेल्थ के डिपार्टमेंट के लिहाज से कितना आप समझते हैं, कितना इंकरेज करते हैं, और क्या समझते हैं कि क्या तब्दीली आनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट माय ओपिनियन, सिंध में जितना पीपल्स पार्टी ने हेल्थ में, आई एम नॉट सेइंग अबाउट अदर डिपार्टमेंट आर एनीथिंग, हाँ हेल्थ में अभी भी काम उनको ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आप कंपेयर टू द अदर थिंग्स, हेल्थ में उन्होंने फिनोमिनल जॉब किया। आप अगर उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को गिनवाएं, आप NICD का नेटवर्क देखें, फिनोमिनल नेटवर्क, इतना अच्छा नेटवर्क NICD ने बिल्ड किया है, जिसमें चेस्ट पेन यूनिट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल में उन्होंने चेस्ट पेन यूनिट डाले। यहाँ इवन कराची में आपने कंटेनर लगा दिए कि देखो हार्ट अटैक में जब किसी को होता है, उसकी लाइफ और डेथ में एक बिल्कुल स्मॉल लाइन है, टाइम इज एसेंट, क्योंकि टाइमिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही 20 मिनट्स के अंदर अगर आपके प्रॉपर मैनेजमेंट हो गई, प्रॉपर जगह पे आप पहुंच गए, आप स्किल के हाथों में आ गए, तो यू कैन सर्वाइव, अदरवाइज यू नो। तो इसलिए यहाँ कराची की ट्रैफिक का आपको पता है, और कराची में जिस तरीके से उन्होंने
कंटेनर रखे हुए हैं, वहाँ पे स्किल्ड और ट्रेंड डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं कि जैसे ही अगर आपको चेस्ट पेन पड़े तो आप सीधा वहाँ पे जाएं, आपको फर्स्ट एड वहाँ पे अगर उसी टाइमिंग में फर्स्ट एड मिल गई और उसी टाइमिंग में आपकी केयर हो गई, उसके बाद आपको शिफ्ट कर दिया गया बिग हॉस्पिटल में, NICU में या किसी दूसरे हॉस्पिटल में, तो आपकी लाइफ सर्वाइव हो गई। तो इस वजह से अगर आप NICD का मॉडल देखें, सक्सेसफुल मॉडल। अभी दूसरा इन्होंने ब्यूटीफुल अदर मॉडल इन्होंने बनाया हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जिसका इन्फेंट बच्चों का चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी। अब हमारे यहाँ होता क्या था कि इंक्यूबेटर आपके हॉस्पिटल्स में चाइल्ड यूनिट्स में नहीं है, वहाँ पे ट्रेंड उसको विटनेस हूँ मैं उसकी, कि मैं गई हूँ और मैंने देखा है हाँ। कि बिना पैसों के वहाँ पे काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। ऑनेस्ट आप देखें अभी तो ये जिस तरीके से इन्होंने, आई गिव अ क्रेडिट टू द हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेचू, मैडम अजरा पेचू, शी डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, ऑनेस्ट टू गॉड के भाई, कि क्योंकि वो खुद भी पीडियाट्रिशियन रही है, तो शी नोज दैट कि किस तरीके से लोगों को रिलीफ दिया जाए, किस तरीके से आप देखो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो डायरिया में बच्चे मर जाते हैं, डायरिया में बच्चे, और दूसरा है कि गांव में आप देखें ना क्लीन वाटर है, ना हाइजीन है, ना कुछ है, वही बच्चे उसी डायरिया में उसमें कितनी इन्फेक्शियस डिजीज़ वहाँ पे हैं, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं कराते, बहुत सारे इशू हैं, लेकिन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। SIUT का मॉडल आप देखें, वेरी सक्सेसफुल मॉडल। आप जैसे सक्खर और लाड़काना दो ऐसे गढ़ हैं कि जहाँ पे हम उसी पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ पे बाकी और पार्टीज भी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको जो सपोर्ट मिली तो आपको कितनी हर्डल्स हुई कि पीपल्स पार्टी, ऑफ कोर्स उन्हीं लोगों से आपने बात की होगी कि मुझे ये काम करना है, और सपोर्ट के बगैर, चाहे आप पर्सनल भी काम कर रहे हो, आपको एक पॉलिटिकल चाहिए होती है सपोर्ट, क्या आसानी से सपोर्ट हो गई या कोई हर्डल्स आए इसमें? नहीं, टू बी ऑनेस्ट वन थिंग आई टेल यू कि पीपल्स पार्टी ने ऑलवेज विथ मी, दे आर वेरी इनकरेजिंग, वेरी सपोर्टिव एंड दे हेल्प मी आउट लॉट। जहाँ भी मुझे हेल्प आए, और वो पॉलिटिशियन जो हमारे, फॉर एग्जांपल सक्खर के पॉलिटिशियन के लिए मैं बात करता हूँ, सक्खर के पॉलिटिशियन खुर्शीद शाह हैं, नासिर शाह हैं, दे ऑलवेज स्टैंड ऑन माई साइड, दे ऑलवेज आस्क मी खलील व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर यू। तो यही मुझे इंकरेजमेंट मिली, यही मैं बाहर से जब आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार हमारे पॉलिटिशियन में कम से कम थोड़ा सा इतनी चीज़ तो आ गई है कि दे वांट टू डू समथिंग फॉर देयर पीपल। अच्छा, वैसे हर इलाके का अलग अलग कल्चर होता है, लेकिन सक्खर की जहाँ बात करते हैं, सिर्फ दो पॉलिटिशियंस का इशू नहीं है, मेरा ख्याल है सक्खर का ओवरऑल कल्चर ही है कि अगर कोई बैठा हुआ है तो वो फैमिली है, ये नहीं कहा जाएगा कि जी वो बराबर वाले घर में रहता है, वो महल्ले में रहता है। तो सक्खर का अपना एक कल्चर जो है, हाँ। वो भी इंसानों के अंदर आता है कि जनाब दोस्तियां जो है वो रिश्तेदारियां लगती हैं, बिल्कुल, और एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, और यही है कि जो हमें अच्छा काम करने के लिए इंकरेजमेंट मिलती है ना, तो हमारी जो उनके साथ पुरानी दोस्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, फिर एंड क्रेडिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, कि वो देखते हैं कि यार खलील अमेरिका से आके यहाँ के लोगों के लिए काम का, ज़रूर अच्छा काम करेगा ना, ज़रूर लोगों को फ़ायदा होगा ना, ये हमारे लोग हैं ना, ये हमें वोट देते हैं, ये हमारे सपोर्टर हैं, ये हमारे शहर के हैं, हमने इनके साथ उतना ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, ज़िंदगी इनके साथ गुजार है। और लाड़काना में भी, लाड़काना में थोड़ा सा मुझे रेजिस्ट हुआ पॉलिटिशियन का, लेकिन मिनिस्टर साहबा हेल्प मी आउट देयर, सो देन आई ओवरकम ऑन दिस इश्यूज। कभी पॉलिटिक्स में ये बात क्यों कर रही हूँ मैं, ये बात इसलिए कर रही हूँ कि पॉलिटिकल, जब हम डिफरेंट कल्चर्स में जाते हैं, तो पंजाब में एक अलग ही चीज़ है कि भाई वहाँ पे आपको पॉलिटिकल लीडर से मिलने के लिए बड़ा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है, और लेकिन ये जो दो लीडर्स के नाम यहाँ पे लिए गए, ये वो लोग हैं जो अगर कोई इनके पास आता है तो खड़े होकर वो गले भी मिलते हैं, और उनके साथ बैठ के जनाब तमाम बातें भी सुनते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये कोई ऐसी बात नहीं किसी पार्टी की बात हो रही है, मैं वो बात करती हूँ जो हकीकत पे मबनी हो और बहुत ज़रूरी है। सर, एक सवाल आपने खुद ही बात की उसमें, आपने अपनी बात में, और मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी कि सवाल तो बनता है कि खलील क्यों अमेरिका से आता है और क्यों वो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है? यस, सवाल तो बनता है, लेकिन देखो मैं एक बात बता दूँ ना, हम कितना भी अमेरिकनाइज हो जाए, इवन आई एम टेलिंग यू कि मेरी वाइफ अमेरिकन है, मेरे बच्चे अमेरिकन हैं, और मेरी वाइफ माशाल्लाह वाइट अमेरिकन है,
और वो भी हर साल मेरे साथ यहाँ आती है। गांव में हम हर साल सक्खर के नवाब में और रूरल एरियाज में फ्री आई कैंप लगाते हैं। मेरी वाइफ खुद वॉलंटियर करती है। मैं अपने बच्चों को जो सक्खर में स्वीट होम है ऑर्फन सेंटर, वहाँ एक रात के लिए छोड़ देता हूँ कि आप इन ऑर्फन बच्चों के साथ रहें, देखें, और वो ऑर्फन बच्चे जो हैं वो फील करें कि देखो अमेरिका से 2 अंग्रेज बच्चे आए हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं और हमारे साथ खेल रहे हैं, और मेरे बच्चे भी देखें कि भाई ये जो अंडर प्रिविलेज अनप्रिविलेज बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो इस सेंटर में रह रहे हैं, इनकी भी खुशियाँ हैं। आपका बड़ापन ये है कि जो अंडर प्रिविलेज का वर्ड आप बार बार यूज कर रहे हैं, जिनको लफ्जों की पहचान हो, चूंकि हम साथी हैं, तो ये लफ्ज भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसानी से किसी को पुअर कह देते हैं ना, बहुत आसानी से हम कह देते हैं, बट अंडर प्रिविलेज कहना ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है कि आप किसी को कहें कि जनाब कोई गरीब नहीं है, उनकी ज़रूरतें उस लिहाज से उनकी पूरी नहीं होनी जिस तरह से पूरी होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर एक और तरफ आते हैं कि कराची में भी आप रहते हैं, कितना फ्रिक्वेंट विजिट आपका होता है? मैं उस लिहाज से आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। कराची में मैं साल में 2 दफ़ा आता हूँ। एक तो जुलाई के मंथ में मेरा कराची स्टे होता है, एक जनवरी के मंथ में मैं कराची रहता हूँ। तो एक महीना मैं कराची में रहता हूँ। फिर इस दौरान मेरी विज़िट के दौरान फिर मैं सक्खर में भी जाता हूँ, लाड़काना भी जाता हूँ, दूसरे शहरों में भी जहाँ मेरी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पर भी विज़िट मेरी होती है। सर कितना कराची को आपने दिन ब दिन ऊपर जाते हुए देखा, या आपने देखा कि जनाब दिन ब दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं? देखो, ये प्रॉब्लम जो आप बोल रही हैं ये सिर्फ कराची में भी है, बहुत है, पूरे सिंध में प्रॉब्लम है। अगर आप इसको ब्रॉडर टर्म में लें कि मैं अगर आज से 30 साल पहले कराची को छोड़ के गया, आज का कराची और 30 साल वाले कराची में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 30 साल वाला कराची बेहतर था एज कंपेयर टू आज के कराची से। इवन दो टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों में शऊर आ गया है, मीडिया इतना उभर चुका है, एक्सपोजर लोगों का ज़्यादा है, लोग दुनिया में घूम फिर रहे हैं, आज पैसा लोगों के पास आ गया बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी 21 सदी में जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कराची की वो डेवलपमेंट, कराची की वो मेट्रोपॉलिटन शक्ल, कराची की वो मेगा सिटी वाला जो कंसेप्ट है, जो पिक्चर है, वो अभी तक कराची की डेवलप नहीं हो रही। आई डोंट नो उसमें किस पॉलिटिकल पीपल का है, लेकिन दूसरी जो, टू बी ऑनेस्ट, वन थिंग एल्स आई कैन एडेड ऑन दैट कि यहाँ लोगों में सिविक सेंस भी नहीं है। मैं उसी पे आना चाह रही थी, आपके बैकग्राउंड से भी लेते हुए, आपके 30 साल अमेरिका से भी लेते हुए, कि क्या चीज़ इंसान को तब्दील करती है, क्या उसका आईक्यू लेवल तब्दील कर रहा होता है उसको, और आईक्यू लेवल के लिए क्या करना चाहिए? क्या उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे तो एक बच्चा जब बड़ा होगा तो उसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा? ये डीएनए का फॉल्ट होता है, या फिर आप ये समझते हैं कि एजुकेशन नहीं है, इस वजह से हो रहा है? 3 चीज़ें ही हो गई हैं, तालीम, तरबियत, और फिर ये कहेंगे जनाब नहीं पीछे से कोई इशूज आ रहे हैं। सिंध के दूसरे इलाकों में, रूरल एरियाज में, वहाँ आईक्यू लेवल लो है। उसका भी रीज़न स्टैनिंग जो है ना, मेल न्यूट्रिशन बच्चों में। जब आप बच्चों को प्रॉपर विटामिन्स, न्यूट्रिशंस या प्रोटीन्स आप प्रॉपर और उनके उस लेवल पे और उसकी नीड पे ना देंगे तो बॉडी की जो ग्रोथ है, ब्रेन की जो ग्रोथ है, वो कम हो जाएगी। माँ और बच्चे दोनों पे असर करेगी, दोनों पे असर पैदा हो रहा था उसी तरह से वो होगा। ठीक है, चलो कराची बड़ा शहर है जहाँ पे ठीक है इतनी ज़्यादा उस लेवल की मेल न्यूट्रिशन आपको नज़र नहीं आएगी या स्टैनिंग आपको नज़र नहीं आएगी, फिर भी लोगों में जो कल्चरल है ना, जहाँ पे वो बड़ा बन रहा है, जिस इलाके से वो उठ रहा है, जिस कम्युनिटी से वो आ रहा है, जिस महल्ले में वो खेल रहा है बच्चा, और जो एटमॉस्फेयर उसके घर का है, जो एटमॉस्फेयर उसके महल्ले का है, जो एटमॉस्फेयर उसके स्कूल का है,
अच्छा, अब फिर आ जाओ एजुकेशन पे। एजुकेशन भी हमारी, टू बी ऑनेस्ट, हमारी डिटोरिएट हो गई है, बड़ी नहीं है। अच्छे बच्चे जो हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके बच्चे के तो IQ, वो एक्सपोजर, चीज़ें अच्छी हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, उन बच्चों की आप हालत तो देखें। गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ तो कराची में फिर भी एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया के, यहाँ अर्बन एरिया में फिर भी बेहतर है, लेकिन फिर भी उस लेवल का, उस स्टैंडर्ड का, उस क्वालिटी की नहीं है एजुकेशन। मैं क्यों ये बात आपसे पूछ रही हूँ, एक तरफ आपका बैकग्राउंड जो है एजुकेशन MBBS है, आपने अमेरिका में रहे, और साथ साथ जब आप एक फाउंडेशन चला रहे होते हैं, और उसमें ये होता है कि आप लोगों से बात करते हुए उनकी नॉलेज और विजन का पहले अंदाजा लगा लेते हैं। बिल्कुल। IQ लेवल जब नहीं होगा तो विजन भी ब्रॉड नहीं होगा, विजन नहीं होगा तो जनाब मुल्क तरक्की नहीं करेंगे। बेहतरी कहाँ से आ सकती है? सब बेहतरी यहीं से आ सकती है ना, कि आप लोगों में एजुकेट करें, लोगों में सिविक सेंस का इम्पोर्टेंस दें। देखो ना, सिविक सेंस तो मेरे अंदर से आएगा ना, मुझे कोई टीच तो नहीं करेगा कि मैंने लिटरिंग करनी है, कि अगर मैंने कोई चीज़ खा के उसको, अगर पानी की बोतल पी के मैंने यूं फेंकना या मैंने डस्टबिन में डालना, ये तो मेरा अपना एक्शन है ना। ये तो कोई मुझे टीच नहीं करेगा ना, कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को कर रहा हूँ। क्या या मैं उसको फेंक रहा हूँ बाहर, या पान की खा के मैं पान की रास्ते में या दीवार पर लगा रहा हूँ, या मैं उसको किसी डस्टबिन में या उसमें उसको वो कर रहा हूँ कि मेक श्योर कि उससे ना हो। ये तो मेरा अपना वो है ना, एक्शन है। इसमें तो मैंने किसी को दोष नहीं दूंगा ना, इसमें तो मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा। तो सिविक सेंस और सिविक ड्यूटी तो मेरा वो है ना, डोमेन है ना, तो मुझे उसको ठीक करना है ना, मुझे उसमें एक्शन फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो कल्चर है, लोगों को उस पर फिर से एक और दफा तवज्जो देने की जरूरत है, अवेयरनेस लाने की जरूरत है। हम शायद अपनी चीजों को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि डिटोरिएट होते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों में हो रहे हैं। अब देखो ना, ये जो बंदे आपके यहाँ पे हैं, यहाँ एयरपोर्ट पे आएंगे या कहीं भी जाएंगे या कहीं भी लाइन में खड़े होते हैं, अपने आप की इंसल्ट फील करते हैं। बाहर आते हैं यही लोग, सेम पीपल, सेम क्वालिटी, सेम लोग, बाहर आके लाइन में ऐसे खड़े होते हैं जैसे वो, क्योंकि वहाँ का कल्चर है ना, यहाँ वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ। तो इसलिए हो सकता है, क्यों नहीं होगा? क्या वहाँ के लोग नहीं है, यहाँ के लोग वो नहीं है? हो सकता है। ये तो आस्ते आस्ते आप उनको आगाही देते जाएं, आप उनको सिविक ड्यूटी की उनको आगाही देते जाएं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करा दें। ये मैं बताऊं ना, रात को 2 बजे 3 बजे अगर मैं जा रहा हूँ रास्ते में, वहाँ सिग्नल लगा हुआ है, रेड लाइट है, तो मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर दूँगा। ना कोई मुझे देख रहा है, ना मुझे कोई वॉच कर रहा है, ना कोई वहाँ पुलिस वाला है, ना कोई, मैं अपनी ड्यूटी समझ के खड़ी कर रहा हूँ। यहाँ लोग देखें, आप दिन में भी अगर रेड लाइट होगी, दिन में भी गाड़ी चला के जाएंगे। डिफरेंट तो देखो ना आप। सही, वो तो ऐसे ही होता है कि जेब्रा क्रॉसिंग के आप अगर 2 मिनट दूर भी आप चलते हुए जा रहे हैं और दूर से आपको गाड़ी देख रही है, हाँ, तो पहली गाड़ी जो है स्लो हो जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा, बड़े आराम से जो जेब्रा क्रॉसिंग हाँ, पे वो आप जाएंगे। खड़ी कर रहे। देखो ना, वहाँ पे राइट अवे जिसको हम बोलते हैं ना, वहाँ पे क्रॉसिंग वाले को, पीडियाट्रिक, उसको राइट अवे है कि पहला हक उसका है वॉक करने का, आपकी गाड़ी का पहला हक नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम ये कहें कि जनाब एजुकेशन के मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल लोग सुनना चाहेंगे। आपने जब अपने स्कूल का दौर, चाहे वो सखर है, चाहे आपका कॉलेज जहाँ पे हुआ उसकी हम बात करें, जहाँ पे आपने डिग्री कंप्लीट की, लेकिन एक चीज़ थी, पाकिस्तान में रहते हुए बड़ी हैरत की बात है कि 80s और 90s के बच्चे या 70s के बच्चे अपने स्कूल में उनको सिविक सेंस सिखाया जाता था कि भाई दांत कैसे साफ करने हैं, रोड कैसे क्रॉस करना है, और अपनी हाइजीन का कैसे ख्याल करना है, स्पेशली गर्ल्स को सिखाया जाता था। अब हम बहुत ज़्यादा पैसे भी स्कूल्स में बच्चों को देते हैं और माँ बाप परेशान हैं, लेकिन ये चीज़ें कहीं लैक कर रही है, नहीं सिखाई जा रही। बिल्कुल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता जो उठाया है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में हमें, मुझे याद है उस दौर में, प्राइमरी स्कूल में मैं जब पढ़ता था 70s में, तो वहाँ या 60s में हम थे, तो उस वक्त हमें स्कूल में
हैंड वॉशिंग सिखाई जाती थी। उसके बाद हमें स्कूल में दूध दिया जाता था, मिल्क दिया जाता था कि भाई आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को और एड ऑन की जाए, कि बहुत सारे बच्चे अपने घरों में दूध नहीं और मिल्क नहीं पी सकते थे, तो वहाँ स्कूल में हमें वो करता। फिर हमें सप्लीमेंटल ऑयल दिया जाता कि आप घर ले जाके अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो ये उस वक्त इस टाइम की चीज़ें थी। अब तो देखो ना, बिलियंस आ गए हैं पैसे गवर्नमेंट के पास। ये तो बॉयज़ के लेवल पे भी खातून से बात होती है, तो यहाँ तक था कि लड़कियों को किस तरह से अपने आप को संभालना है। हम आज बात करते हैं कि जनाब ये एजुकेशन देनी चाहिए और वो नहीं देनी चाहिए, लेकिन 70s, 80s, 90s में वहाँ पे लड़कियों को भी तमाम तरह की एजुकेशन जिस पे आज पाबंदी है वो सब सिखाई जाती थी कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और लाइफ किस तरह गुजारनी चाहिए, हाइजीन क्या चीज़ है, क्योंकि वही लड़कियाँ माँ बनेगी। और देखो ना, यही हम वहाँ पे अमेरिका में बच्चा जब 12 साल या 11 साल का होता है ना, या बच्ची जब 11 साल या 12 साल की होती है, तब उसको प्यूबर्टी लेक्चर्स दिए जाते हैं। वो हमसे कंसेंट लेते हैं कि हम आपके बच्चों के साथ इनको एजुकेट करेंगे, बच्चियों को एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से अपने आप को संभालना है, किस तरीके से अपने आप को रखना है, किस तरीके से अपनी हाइजीन, साइकोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस जब आती हैं ख्वातीन बच्चों में, जब हार्मोन्स और प्यूबर्टी लेवल में जाते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे उनकी साइकोलॉजिकल चेंज हो जाती है, उनके ऊपर कुछ बच्चे डिफरेंट लेवल पे उनकी लेवल ऑफ हार्मोन्स डिफरेंट हो जाती है, तो इस वजह से उनकी डिफरेंट अपब्रिंगिंग होती है। कोई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई डिफरेंट वे रिएक्ट करते हैं, कुछ बच्चियां डिफरेंट वे में उसको प्यूबर्टी लेवल पे जाती हैं। तो इस तरीके से जब तक हम भी ये आगाही अपने बच्चों में, अपनी बेटियों में, अपने बेटों में, इवन माँ बाप को चाहिए कि उनके साथ बैठ के शेयरिंग करें कि भाई आपको अगर कोई हाथ लगाता है, कोई टच करता है, कोई कुछ करता है, तो आप फ़ौरन अपने माँ बाप को बताएं, फ़ौरन अपने टीचर्स को बताएं। इससे सेक्सुअल अब्यूज़ को कम हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों से बच्चों को आप अवेयरनेस दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की है। आपको जाते हैं एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ, और वो हम बात करते हैं कि एक पाकिस्तान में रहने वाला शख्स, वो कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है पाकिस्तान से, जितना टैलेंटेड लड़का है आज का, बच्चे हैं, वो चाहते हैं बस मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर की दुनिया बहुत सुहानी है। क्या बाहर की दुनिया वाकई बहुत सुहानी है? सुहानी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट हार्ड वर्क। देखो, कोई भी हर चीज़ आपको प्लेट में नहीं मिलती। पाकिस्तान में तो हो सकता है कि आपके अंकल किसी पोजीशन पे हैं, आपके भाई किसी पोजीशन पे है, आपके चचा किसी को, आपका बाप किस पोजीशन पे, आपके रिश्तेदार किस पोजीशन पे, तो आपको सपोर्ट करके, आपकी वो करके आपको कुछ मिल जाएगा। वहाँ अमेरिका में ना आपके कोई सपोर्टर है, ना कोई आपको हेल्प करने वाला, आपको खुद मेहनत करनी है। अगर कोई मुकाम आपको बनाना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद आपको अपने सोसाइटी का पार्ट बनाना पड़ेगा, और खुद को प्रूव करना होगा कि आप उस मुआशरे में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद वंस यू बी प्रूव योर सेल्फ एंड यू वर्क हार्ड, देन नोबडी स्टॉप यू। कि आप जितनी ग्रोथ करें, जितनी तरक्की करें, जितनी सक्सेस ले जाएं अपने आप को, वो आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को कोई हिंड्रेंस नहीं होगा। ये आपकी मेहनत, ये आपकी लगन, ये आपके हार्ड वर्क। सर, यहाँ पाकिस्तान में आपने कहा सोर्स के साथ ये चीज़ें होती हैं जो होती हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका के कल्चर में लॉबी और नेटवर्किंग इसी का ही नाम नहीं है? देखो, लॉबी जो है ना, वो लॉबिंग है, पॉलिटिकल लॉबिंग जिसको हम बोलते हैं। नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में आप लिटिल फ्यू वर्ड्स बोल देंगे सपोर्टिव कि भाई दिस गाय, दिस जेंटलमैन इज अ नाइस, ही वर्क विथ मी, प्लीज लुक इनटू दैट। देखो ना, फिर उसके बाद वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई अगर आप 0 है तो 0 को 100 कर दो, 90 को है तो 10% या 5% लोग थोड़ी सी सपोर्ट कर देते हैं। चलो ठीक है भाई, 5%, 2%, 3%, ये नहीं है कि 0 को आप 100% कर दें। ये बहुत फर्क है वहाँ पे, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग यूज किया जाता है। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मेरे पास काम किया,
और कल कोई बच्चा किसी और मेरे से छोड़ के अपनी तरक्की के लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को जानता हूँ, तो अगर वो बच्चा आके मुझे बोला कि सर कैन यू पुट अ वर्ड फॉर मी, तो मैं कहूँगा भाई इस बच्चे की रेज्यूमे को आप देख लेना। ठीक है। अच्छा, अब आप लॉबिंग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो भी आप देख चुके हैं और यकीनन आपकी नज़र होगी, वहाँ पे आप खबरें भी सुनते हैं जो कुछ पॉलिटिकल होता है यहाँ पे। वहाँ पे लॉबिंग की बात होती है, क्या यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर में किस तरह से फर्क है यहाँ के और वहाँ के? ये देखो ना, वहाँ एक पढ़ी लिखी सोसाइटी है, ठीक है। वहाँ का कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर इज अ डिफरेंट देन दिस। वहाँ 2 पार्टी रूल है, आइदर यू आर अ डेमोक्रेट और रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ डिफरेंट पार्टीज हैं, यहाँ रिलीजियस पार्टी भी है, यहाँ नॉन रिलीजियस पार्टीज भी हैं, यहाँ पे पुरानी पार्टियाँ भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, तो दूसरी पार्टी 20-25 पार्टियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ जो वोटर का है वो इन्फ्लुएंस होता है शहर में तो डिफरेंट, रूरल एरिया में तो जो उस इलाके का वडेरा है, जो उस इलाके का इंचार्ज है, और यहाँ ट्राइब सिस्टम है कि मेरा ट्राइब का बंदा खड़ा हुआ है तो ट्राइब को ही उसको वोट। वहाँ जो वोटिंग है हमारी वो हम परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। इवन पार्टी से, चाहे मेरी रिपब्लिकन से अटैचमेंट हो या मैं उसका मेंबर हूँ या डेमोक्रेट का हूँ, तो जिसने काम किया मैं उसी को वोट दूंगा, मैं उसी को वोट दूँ। मैंने अगर जनरल इलेक्शन में 10 डेमोक्रेट को वोट दिया तो 5 रिपब्लिकन अच्छे बंदे हैं तो मैं 5 उनको दूँ। ये नहीं है कि मैं ब्लाइंडली 20 से 20 जो बंदे डेमोक्रेट के हैं उनको दे दूंगा। ये तो फिर हमारे माशरे की बिल्कुल अलग हकीकत है ना कल्चर में। अगर आप चाहे किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन अगर फैमिली कहती है कि जनाब तुम्हें उसको वोट देना है, तो घर वाला कहते हैं ठीक है ये मेरा बंदा है मैं इसको जाके वोट दे दूं, चाहे नहीं वहाँ एग्री नहीं है, वहाँ नहीं, यहाँ पे तो यही मेरी अब इस इलेक्शन में बता रहा हूँ, ट्रम्प के इलेक्शन में मेरी बीवी ने किसी ट्रम्प को वोट दिया, मैंने डेमोक्रेट को वोट दिया घर में, वाइफ एंड हस्बैंड भी। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ इस इलेक्शन आपके यहाँ भी कि हस्बैंड पीटीआई का या वाइफ पीटीआई की, तो हस्बैंड पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग का या किसी रिलीजियस पार्टी का। इस दफा तो ये हुआ है कि घर में 4 लोग हैं तो चारों डिफरेंट है, ये मैंने देखा है इस दफा घरों में जो है वो हमने बहस देखी है। हाँ। हुआ। अच्छा सर, ट्रम्प साहब का नाम ले रहे हैं आपके, जनाब ट्रम्प, क्या ट्रम्प के बारे में ये सही कहा जाता है कि जनाब रात को कुछ और अमेरिका था, सुबह उठे तो कुछ और अमेरिका होता है, अचानक से कोई फैसला सामने आ जाता है? क्या जो लोकल अमरीकी है जो ये बात कर रहा है ये ठीक है? वेल देखो, ट्रम्प की जो अच्छी बात है और ये हर कंट्री के उसको करनी चाहिए कि हिज अप्रोच इज द फर्स्ट अमेरिका, कि पहले अमेरिका है बाद में दूसरी चीज है, ठीक है। क्योंकि ये लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहा है अपने अमेरिकन को कि भाई मैं आपकी राइट्स के लिए हूँ। आप देखें ना, अमेरिका जो आज अमेरिका है ना, सुपर पावर है और इतनी स्ट्रांग है उसकी इकोनॉमी, और वो ड्यू टू द इमिग्रेंट्स की वजह से। अमेरिका के तो लोग है ही ना, वो नेटिव इंडियन बंदे हैं, वो भी इधर उधर हैं थोड़े बहुत। अदरवाइज अगर आप अमेरिका की पॉपुलेशन को देखें, लोगों को देखें, तो ये तो सारे इमिग्रेंट है। कोई आयरिश है, कोई जर्मन है, तो कोई ब्रिटिश है, कोई दूसरे मुल्कों के। तो ये तो गुलदस्ता इमिग्रेंट्स का है ना, जिसने अमेरिका को ग्रेटर अमेरिका बनाया। ये जो बात कही जा रही थी कि बहुत सारे इदारों की एड बंद कर दी गई, बहुत सारे हम देखते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका भी बंद हो गया, उसकी भी एड हो गया। कितने ऐसे इदारे हम समझते हैं कि इफेक्ट हुए हैं, स्कॉलरशिप्स बंद हो गई। ये गलत हुआ है, जिसको हम भी कंडेम करते हैं। दिस इज नॉट अ राइट एक्शन कि आप किसी अदारे की एड उसके स्टूडेंट की बिलीफ पे और स्टूडेंट की एक्शन पे बंद करें। हुआ ये कि स्पेशली ये जो गज़ा वाला इंसिडेंस हुआ, जहाँ इसराइल ने गज़ा में जिस तरीके से बर्बरियत की, फ़लस्तीन में जिस तरीके से लोगों को, बच्चों को हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को, ख़वातीन को, बच्चों को जिस तरीके से शहीद किया, तो वहाँ पे अगर लोग अपना वॉइस निकालते हैं। और देखो ना, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच,
अमेंडमेंट 1 इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आपका जो भी रिलीजन है आपका अपना रिलीजन है, आपकी जो स्पीच है, जो भी पॉलिटिकल आपके ओपिनियंस हैं, जो भी पॉलिटिकल एफिलेशन है, वो आपकी अपनी पर्सनल है, उसमें ना कोई आपको डिक्टेट कर सकता, ना आपको कोई रोक सकता। तो वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो वो था ना अमेरिका वाला, कि वहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट की जो और उसकी आइन की पासदारी की जाती है और लोगों की रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया जाता है, उसको मिस्टर ट्रम्प ने धड़ाधड़ से ख़त्म कर दिया। आपके सामने खुद ऐसे केसेस आए होंगे कि बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप जो है वो PhD लेवल पे भी पहुंच के वो वापस ले ली गई है। हाँ, स्कूल में जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत से टीचर्स ने जो है वो रिजाइन कर दिया कि जनाब ये तमाम चीज़ें, कितना इफेक्ट आया है या चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हुई हैं? आप समझते हैं कि अंदर ही अंदर अभी पक रहा है लावा? नहीं, इफेक्ट तो आया है। हार्वर्ड जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, हार्वर्ड, MIT, वहाँ के स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, वहाँ की एड बंद कर दी गई। वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप हो तो वीज़ा पे जिस तरीके से स्टूडेंट को डिस्करेज किया जाता है, और स्पेशली मिडिल ईस्टर्न स्टूडेंट्स को, कि आप उनकी वीज़ा की स्क्रूटनिंग जिस तरीके से हो, ये दिस इज़ नॉट राइट। ये तो बिल्कुल लोगों को आइसोलेट करने के लिए बराबर है। और मिस्टर ट्रम्प ये बिल्कुल सब लोग इसको, जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी लाइट माइंडेड बंदा है, वो इसको कंडेम कर रहा है। ये नहीं कि ये मिस्टर ट्रम्प के एक्शंस कोई अच्छे हैं। ये आपकी पर्सनल राय भी नहीं है, ऑफ कोर्स आप जो ओवरऑल देख रहे हैं वहाँ हाँ। पे, तो उस लिहाज से आप बात कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी जो कुछ पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है और अमेरिका, अभी जो अमेरिका बीच में आया, इंडिया पाकिस्तान का जो तनाज़ा हुआ, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों का इमेज बहुत अच्छा हुआ है पूरी दुनिया में। क्या वाकई अच्छा हुआ है? ये सब बातें हैं ये? देखो, मैं एक बात बता दूं, वार जो है ना, वार किसी के भी फायदे की नहीं है। वार में जो है ना, मुल्क सफ़र करते, प्रोग्रेस नहीं करते। अगर आपने इंडिया के साथ वार की और आपने 4 उसके तैयार गिरा दिए, अच्छा है, आपने अपनी एबिलिटी दिखाई, आपने मसल्स दिखाए, आपने अपना पावर दिखाया, आपने अपनी टेक्नोलॉजी को दिखाया, आपकी फतह हुई। ये एक प्राउड चीज़ है और हमें प्राउड भी होना चाहिए कि हमारी आर्मी ने, हमारे लोगों ने जिस तरीके से इसको अटैक किया और जिस तरीके से इसका इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया। क्योंकि इंडिया जिस तरीके से अपने आप को इस रीजन का चैम्पियन समझ रहा था, इस रीजन का अपने आप को इंडिया मास्टर समझ रहा था कि मेरे से ज़्यादा कोई ताकतवर यहाँ नहीं है इस रीजन में, और मैं ही इस रीजन को संभाल सकता हूँ और मैं अपने हाथ में डंडा लेके इस रीजन को मॉनिटर कर सकता। तो उस पर जिस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज ने, हमें आई सल्यूट पाकिस्तानी फ़ौज, कि जिस तरीके से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया उसके एक्शन को, और उनके समझ में भी नहीं आया होगा कि ये जो पाकिस्तानी फ़ौज इतनी स्ट्रांग है, जो जिस तरीके वो अंडर एस्टिमेट लगा करके बैठे हुए थे। तो डेफिनेटली हमारी पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान का एक ओवरऑल वर्ल्ड में इमेज बिल्ड हुआ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन क्या आम शख्स को भी कोई फर्क पड़ा है? यहाँ का जो शख्स है, क्या वो जो कहा जा रहा है कि ग्रीन पासपोर्ट अचानक से जो एक्सेप्टेबल हो गया, क्या ऐसा कुछ है या बस? मैं नहीं समझता हूँ कि इस लेवल पे आप इस चीज़ को देखें कि ग्रीन पासपोर्ट ओवरऑल उसकी रेटिंग 110 से जाके 30 पे चली गई। आई डोंट थिंक सो इस चीज़ से कोई वो होगा। ठीक है, आप जाएंगे, ये देखो ना, दुनिया में हर जगह पे आपको इंडिया का जो स्ट्रांग वो है ना नेटवर्क, पूरी वर्ल्ड में जहाँ भी आप जाएं, इंडिया के, इवन अमेरिका में भी जितने इंडियंस जो है ना लॉबिंग करते हैं, जितना इंडियंस की पेनिट्रेशन है गवर्नमेंट में, जितनी इंडिया उनकी फंडिंग करता है, कांग्रेसमैन की, सेनेटर्स की और उनकी। अब देखो, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ इंडियन बॉर्न है, तो आप किस तरीके से इंडिया को दुनिया से आउट कर सकते हैं? इसका मतलब हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि उस कल्चर से उठ के फिर यहाँ पे कल्चर की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको पता था कि मुझे दुनिया को किस तरह से लेके चलना है। तो जिस जगह भारत पहुंच रहा था, उससे पहले उन नेटवर्क्स पे काम किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। मेरा ख्याल है कि इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैं कहता हूँ बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से डिप्लोमेसी की है, जिस तरीके से वर्ल्ड को जाके बताया कि जय इंडिया इज, पाकिस्तान इज नॉट टेररिस्ट कंट्री। इंडिया के अगर कोई पटाखा भी इंडिया में कोई
फट जाता है तो वो भी बोलते हैं कि पाकिस्तान ने ये पटाखा पड़ा। लेकिन जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ने पूरी दुनिया में, अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में जाके पाकिस्तान का इमेज बिल्ड किया ना, आई एम गिविंग अ बिग applause of hands to the Mr. Bilawal, and he did a remarkable job, to be honest. सर आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, मैंने बहुत इसको एंजॉय किया, क्योंकि हम चूँकि लिटरेचर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम माशरे की ख़राबी को समझना चाहते हैं, तो वहाँ पहुँचना चाहते हैं कि जहाँ पे वाकई चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई हैं और सही कैसे हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कि पूरा प्रोग्राम इस पे था। सर चूँकि प्रोग्राम बैठक है और बैठक में हम बड़ी कैजुअल सी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, सर क्या मज़ीद ऐसा है जो आप कहना चाहेंगे, कुछ ऐसा दिल की बात जो रह गई? नहीं, दिल की बात ही तो बहुत है। देखो ना, दुख होता है कभी कभी जब हम पाकिस्तान में आते हैं, सिंध में आते हैं, दुख होता है कि यहाँ की चीज़ें जब ख़राब होती हुई नज़र आती हैं, यहाँ की चीज़ें जो बिगड़ती हुई नज़र आती हैं, स्पेशली हमारे डिफरेंट रोड्स देखें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप हमारे यूटिलिटीज़ देखें। मैं अमेरिका में 30 साल से रह रहा हूँ, मुझे याद नहीं कि हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी गई होगी, एक या दो दफ़ा कोई बड़ा स्टॉर्म ना आया हो या बड़ी वो चीज़। शिकागो में मैं रहता हूँ, 5-5 फुट बर्फ़ पड़ती है, 4-4 फुट बर्फ़ पड़ती है, हर बारिशें होती हैं, कभी रोड नहीं टूटते, कभी यूटिलिटीज़ इफ़ेक्ट नहीं होती, कभी गैस नहीं बंद होता, कभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं होती, कभी रोड ख़राब नहीं आपको मिलेंगे। यहाँ तो आपकी एक बारिश की बूंद आई नहीं है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आपकी रोडों पे हशर नशर हो गया। ये चीज़ें देख के दिल दुखता है। और हमारी गवर्नमेंट को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी, सिंध गवर्नमेंट को भी एक एफर्ट्स लेने चाहिए और लोगों को। किसी एक सेक्टर का काम नहीं है, डिफरेंट सेक्टर और इसमें दोनों का वो है, हमारी आवाम का भी इसमें कसूर है और हमारी गवर्नमेंट का भी वो है कि दोनों मिल के एक सिस्टम से इस चीज़ को अच्छा करें और बेहतर करें। लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और निभाएं, और गवर्नमेंट भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और निभाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खलील मेमन साहब, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी अच्छा लगा कि अच्छे सवाल थे, अच्छी गुफ्तगू थी, बैठक का मज़ा आया आज। बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।